से स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। दोस्तों आज का पेपर हिंदी उपन्यास जो सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में लगा हुआ है डी यू सोल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए के कंप्लीट सिलेबस प्लस में पीवाईक्यू के वन शॉट वीडियो में देखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे सारे पाठ्यक्रम और पीवाईक्यू को साथ में कराने का पूरा प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसके पाठ्यक्रम को। तो कुछ इस प्रकार है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है उपन्यास का स्वरूप और संरचना, वही हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। वही यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रमुख उपन्यासकारों के योगदानों को उपन्यास के लिए। तो पहले हैं लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, जैनेन्द्र आज्ञेय, फणीन्द्रनाथ रेणु, वहीं श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत और चित्रा मुद्रन। और यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि को। और यूनिट नंबर 4 में आपको श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आपके पास इतना समय पर्याप्त नहीं है कि आप इन उपन्यासों को पढ़ें, परंतु यदि आपके पास समय है तो ज़रूर पढ़िएगा। परंतु इस समय परीक्षा की घड़ी में आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसका जो मुख्य सारांश है और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मैंने इसके नीचे पीवाईक्यू भी लगा दिए हैं, आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना हो, आपको कहीं और चिंता ना हो। ये पीवाईक्यू है। और पिछली बार कमेंट आया था कि पीवाईक्यू के साथ कंटेंट को पढ़ाया जाए, तो मेरा जो ये कंटेंट रहेगा इस बार का ये पीवाईक्यू ओरिएंटेड रहेगा ज़्यादातर। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला यूनिट है उपन्यास का स्वरूप एवं संरचना, जिसमें से प्रश्न है हिंदी उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। आप समझते हैं इसके उत्तर को, आखिरकार उपन्यास का स्वरूप क्या है और इसकी संरचना कैसे हुई। तो दोस्तों उपन्यास मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, उपजमा न्यास से, जिसका अर्थ होता है सामाजिक जीवन के निकट। उप का होता है समीप और न्यास का होता है रखना। मतलब जो उपन्यास का क्या कार्य होता है कि समाज को निकट रखना, समाज की जो मूल अवधारणा है, समाज की जो मूल समस्या है उसको चित्रित करना ही मुख्यतः उपन्यास का कार्य है। आपने ये तो अवश्य सुना होगा, साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसी प्रकार साहित्य की विधा है उपन्यास। तो उपन्यास का भी प्रमुखतः यही कार्य रहेगा कि जो समाज का मुख्य मूल समस्या है, मूल अवधारणा है, उसको अपने माध्यम से स्पष्ट करना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब जैनेन्द्र उपन्यास के संदर्भ में क्या कहते हैं, अब मैंने उनकी कोटेशन ली है एक। अब उनकी कोटेशन ली है मैंने इस बीच में, जो कहती हैं उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में महात्मा बसती है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न की साधन है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जैनेन्द्र का कथन उपन्यास के संदर्भ में। अब मैंने यहाँ ये कथन क्यों लिया, अगर आप अपने उत्तर में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपका उत्तर अधिक प्रभावशाली होगा एग्जामिनर के लिए, तो आप अवश्य इसका प्रयोग कीजिएगा। अब पढ़ते हैं आगे उपन्यास के तत्व को। आखिरकार उपन्यास के तत्व क्या हैं, टूल्स क्या हैं, जिसमें प्रश्न में भी दे रखा है उपन्यास के तत्व। कथानक या कथा वस्तु, उद्देश्य, चरित्र योजना, देशकाल, भाषा शैली, संवाद, वही रंग संकेत। अब एक एक करके समझते हैं इनको। कथानक होता है आखिरकार उपन्यास में क्या कहानी चल रही है, क्या कहानी है। उद्देश्य होता है कि उस उपन्यास को लिखने का क्या प्रमुख उद्देश्य है, समाज में किस विचार को फैलाना है, किस विचार को लाना है। वहीं तीसरा है चरित्र योजना, आखिरकार उसमें किस प्रकार के चरित्र हैं, उनका चरित्र चित्रण करना, उनकी क्या विशेषताएं हैं। देशकाल और वातावरण से आशय है कि वहाँ का जो चित्रण किया गया है जिस उपन्यास का, वह कहाँ का, शहरी है, ग्रामीण है, किस प्रकार का वातावरण है वहाँ का। वहीं भाषा शैली, वहाँ की किस प्रकार की भाषा है, वहीं की मूल भाषा का प्रयोग किया गया है या सरल या सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। वहीं संवाद में आखिरकार किस प्रकार के संवादों का प्रयोग है, किन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। और रंग संकेत से आशय जो अभिनेता होता है, रंग मंचयिता होता है। अब इसी के साथ दोस्तों अब देखते हैं उपन्यास के उद्भव का। आखिरकार ये उपन्यास आया कहाँ से। उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नॉवल शब्द से लिया गया है। उपन्यास हिंदी भाषा की देन नहीं है। उपन्यास विधा का आगमन अंग्रेजी से बांग्ला से हिंदी में हुआ है। मतलब अंग्रेजी है, अंग्रेजी से बांग्ला में, फिर बांग्ला से हिंदी में हुआ है। वहीं देखें तो अंग्रेजी से बंगाली में अनुदित कर वह बंगाली से हिंदी में अनुदित किया गया। बाद में उपन्यासों की बढ़ती लोकप्रियता कारण इसकी मौलिक रचनाएं प्रारंभ हुई। पहले शुरू में जो हिंदी में हुआ करता था वह अनुदित उपन्यास हुआ करते थे। किसी और का उपन्यास है उसी को ट्रांसलेट करके उपन्यास लिख दिया जाता था। परंतु अब क्या, अब मौलिक उस समय
इसका लोकप्रियता बढ़ने के कारण मौलिक उपन्यास की ज़्यादा प्रचार प्रसार देखने को भी मिलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा उपन्यास के स्वरूप और संरचना को। अब समझते हैं हिंदी उपन्यास के प्रथम उपन्यास। आखिरकार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा रहा होगा? हालांकि कई सारे लिखे गए थे, परंतु सर्वसम्मति के अनुसार कौन सा उपन्यास है जो हिंदी का प्रथम उपन्यास का दर्जा प्राप्त करता है, ये समझते हैं अभी। तो दोस्तों इसी कड़ी में पहला उपन्यास आता है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। यदि बात करें तो इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास किन किन विद्वानों ने माना, किन किन्होंने सर्वसम्मति दी, तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञे। ये 4 प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि ये उपन्यास कहीं ना कहीं जो सातों तत्व हैं उसको अपने अंदर समेटता है। तो बाकी उपन्यास शायद ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं टूल्स की कमी रह जाती होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे भाग्यवती आता है इसी कड़ी में, जो श्रद्धाराम फिल्लोरी ने लिखा, जो 1877 में प्रकाशित हुआ था। ये बात करें तो इसकी मान्यता जो इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास की मान्यता दी है वह प्रेमचंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। वही तीसरा उपन्यास आता है दोस्तों इसी कड़ी में, वह आता है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, जो 1870 में प्रकाशित हुआ था। जिसे प्रथम उपन्यास की उपाधि दी थी वह थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला देखते चौथा रानी केतकी की कहानी, जो सैयद इंशाअल्लाह खान ने लिखा था, जो सन 1803 में प्रकाशित हुआ था, जिसे शिव नारायण श्रीवास्तव जी द्वारा मान्यता दी गई थी कि ये भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। 5वें पे आता है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसे पंडित गौरी दत्त ने लिखा था और जो 1870 में प्रकाशित हुआ था। अब ये तो हमने 5 प्रमुख उपन्यास पढ़े, जिसे कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये हिंदी के प्रथम उपन्यास है, परंतु सर्वसम्मति के अनुसार किसे माना जाता है, चलिए ये समझते हैं। ये देखिए, तो यदि सर्वसम्मति के रूप में देखें तो परीक्षा गुरु में वह सभी तत्व मौजूद है जो उपन्यास में होने आवश्यक थे। अतः सर्वसम्मति के अनुसार सभी अन्य विद्वानों ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकारा। तो मतलब देखा जाए तो दोस्तों परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास का दर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा हिंदी के संरचना एवं स्वरूप को। अब पढ़ते हैं उपन्यास का विकास क्रम, कि किस किस विकास क्रम के अनुसार उपन्यास की रचना हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों पहले यदि प्रश्न को देखिए तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हिंदी उपन्यास के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद्र पूर्व युग उपन्यासों की विशेषता बताइए, ये प्रश्न है। अब समझते हैं आखिरकार क्या चीज़ है ये। तो दोस्तों अगर देखिए तो तत्कालीन समय कई उपन्यास लिखे गए थे, उस समय कई सारे उपन्यास लिखे जा रहे थे, तो उनका अध्ययन किसी एक काल में करना मतलब पॉसिबल नहीं था। तो उनकी विशेषता व रचना के आधार पर मुख्य रूप से हम इन्हें 3 रूप में बांटते हैं। आखिरकार यदि देखिए तो इन्हें 3 रूप में बांटा गया उपन्यास युग को। क्यों? कौन से युग में? प्रेमचंद, आप देखेंगे प्रेमचंद पूर्व युग जो 1877 से लेकर 1918 तक चला, वही प्रेमचंद युग मध्य में 1918-36, प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से अद्यतन। अद्यतन का अर्थ होता है अब तक। अब इसमें आपने देखा होगा प्रेमचंद का अधिक प्रयोग किया। क्यों? आखिरकार प्रेमचंद को क्यों केंद्र माना जाता है? प्रेमचंद को उपन्यास युग का केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी यदि रचनाओं को देखें तो उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। आखिरकार कोई ना कोई तो कारण होगा उन्होंने उपन्यास का सम्राट कहने का, क्योंकि जो उनका योगदान था उपन्यास के लिए वह अन्य साहित्यकारों जिन्होंने उपन्यास को लिखा उनसे कई भिन्न था। उन्होंने समाज के उस यथार्थ को दिखाया जो बाकी उपन्यासकार शायद नहीं दिखा पा रहे थे। दोस्तों अब समझते हैं पहला युग प्रेमचंद पूर्व युग को। यदि इसकी विशेषता की बात की जाए, इन उपन्यासकारों की विशेषताओं की जो इस समय युग में लिखे जा रहे थे वह थे शुद्ध मनोरंजन प्रधान था, जासूसी एवं तिलिस्मी उपन्यास, उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। अर्थात कि इस समय मनोरंजन प्रधान था, यहाँ पे मनोरंजन को ज़्यादा रखा जाता था, जासूसी तिलिस्मी रखा जाता था, उपदेश भी दिया जाता था और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जा रहे थे। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख उपन्यासकार की, इस युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन रहे थे। देखें तो प्रमुख उपन्यासकार की यदि बात की जाए तो श्रद्धाराम फिल्लोरी आते हैं इसी कड़ी में, जिन्होंने भाग्यवती को लिखा। इस काल का प्रथम उपन्यास कहा जा सकता है। इसमें नारी जीवन की समस्या को कथा के रूप में लिया गया था, किसमें? भाग्यवती में। अगले आते हैं बालकृष्ण भट्ट उपन्यासकार जो हैं, जिन्होंने नूतन ब्रह्मचारी लिखा और 100 अजान एक सुजान सामाजिक श्रेणी के उपन्यास को स्थापित किया। वहीं आते हैं तीसरे ठाकुर जगमोहन, जिन्होंने श्यामा स्वप्न उपन्यास में स्वतंत्र प्रेम का चित्रण किया। और अगले आते हैं राधा कृष्ण दास, जिन्होंने निसहाय हिंदू लिखा, जिसमें हिंदुओं के दयनीय
में मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया। वही देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों के जनक कहा जाता है। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखो देवकीनंदन खत्री, जिन्हें क्या कहा जाता है तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासकारों के जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो चंद्रकांता उपन्यास लिखा उसको पढ़ने के लिए जो हिंदी भाषी लोग नहीं थे, उन्होंने पहले हिंदी को क्या करा, पहले सीखा, उसके बाद फिर इस उपन्यास को पढ़ा। देखिए कितनी लोकप्रियता थी इस उपन्यास की। इसी के बाद आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक कहा जाता है, जिन्होंने हृदयहारिणी व आदर्श रमणी प्रथम उपन्यास ऐतिहासिक लिखा। वही गोपाल राय ने लिखा जासूसी उपन्यासकारों के जनक कहा जाता है, जिन्होंने अद्भुत लाश लिखा, बेकसूर को फांसी लिखा, सरकटी लाश लिखा, जासूस की भूल लिखा। वही अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरिऔध लिखा, अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। तो दोस्तों हमने यहाँ समझा प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास को। अब अगले पे आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी में अगला है प्रश्न प्रेमचंद युगीन उपन्यास, जो आपके पीवाईक्यू में प्रश्न आया था इससे संबंधित। हिंदी उपन्यास के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद युगीन उपन्यास की विशेषता बताएं। तो दोस्तों मैंने इसको ना एक कॉपी में करके कि आखिरकार आंसर को कैसे अटेंड किया जाना चाहिए, यह करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार उत्तर को किस प्रकार अटेंड किया जाना चाहिए। तो मैंने पहले इसको नोटबुक में करके फिर उसको यहाँ पे प्रिंट किया है। तो अब देखते हैं इसके उत्तर को किस प्रकार। तो सबसे पहले मैंने एक कथन लिया है उपन्यास के संदर्भ में प्रेमचंद का। प्रेमचंद कहते हैं कि उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना उपन्यास का मूल तत्व होता है। अब मैंने यहाँ पे प्रेमचंद लिखा और बगल में उपन्यास सम्राट लिख दिया। देखिए जो ये चीज़ें होती है ना, ये आपके उत्तर को और ऑथेंटिक करती है और अधिक प्रभावशील बनाती है। तो आप भी ऐसी चीज़ों का अवश्य प्रयोग करें। अब आगे मैंने प्रयोग किया है दोस्तों। आगे देखते हैं उपन्यास का उद्भव पर मैंने बताया है कि उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नॉवल शब्द से लिया गया है। उपन्यास हिंदी भाषा की देन नहीं, उपन्यास विधा का आगमन अंग्रेजी से हुआ है, फिर बंगला से हिंदी भाषा में हुआ है। अंग्रेजी से बंगाली में अनुदित कर तो बंगाली से हिंदी में अनुदित किया गया है। बाद में उपन्यासों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसकी मौलिक रचना आरंभ हुई। ये तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। अब मैंने यहाँ पे उद्भव क्यों लिखा है, मैं डायरेक्ट प्रश्न पर भी आ सकता था, परंतु आपको एग्जामिनर को समझाना है अच्छे से प्रश्न को। तो पहले उपन्यास का थोड़ा आपको इंट्रो दे देना कि आखिरकार उपन्यास क्या है, उसके बाद आपको अपने प्रश्न पर आता है। डायरेक्ट प्रश्न पर नहीं करना है कि प्रेमचंद पूर्व युगीन की हाँ भाई विशेषता क्या थी, ऐसे नहीं करना है आपको। अब आते हैं आगे। तो हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम। हिंदी उपन्यास परंपरा में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण व अनन्य योगदान रहा है। उन्होंने उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की तथा युग प्रवर्तक का कार्य किया। ठीक है दोस्तों, ये उनका मूल कारण था कि आखिरकार उनको केंद्र में क्यों रखा जाता है। प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास के विकास को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया है। अब इसी तरह आप भी हो सके तो ट्राई अवश्य कीजिएगा दोस्तों। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग मतलब प्रेमचंद उत्तर, प्रेमचंद के बाद का युग। इसके बाद मैं अपने असली उत्तर पर आया हूँ कि हाँ भाई प्रेमचंद युगीन उपन्यास पूछा गया तो मैं इस पर उत्तर देता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों 1918-1936 तक चला। इसकी विशेषता पर देखते हैं। चरित्र प्रधान उपन्यास की रचना की जा रही थी इस समय। समाज सुधार की भावना, शोषण का विरोध, मध्यम वर्गीय मानसिकता का विरोध, राष्ट्रवादी विचारधारा, दलित व स्त्री चेतना, मनोरंजन महत्व नहीं। हालांकि आपको इन्हीं सभी को एक्सप्लेन करने का कोशिश करनी है। मैं ये करके समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। पहला था चरित्र प्रधान उपन्यास, मतलब किसी एक चरित्र ले लिया, उसी के इर्द गिर्द जो उपन्यास होता था वह घुमा करता था। जैसे उदाहरण लेते हैं गोदान में जो हो रही है उसी के इर्द गिर्द पूरा उपन्यास घूमता हमें दिखाया गया किस प्रकार है। वही समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। शोषण के विरुद्ध होता है। मध्यम वर्गीय मानसिकता है। राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र चेतना कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और दलित व स्त्री चेतना इस उपन्यास की प्रमुख विशेषता है। इसमें मतलब आदर्शवाद और यथार्थवाद का अधिक निरूपण देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्रमुख उपन्यासकार। आखिरकार इस युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन रहे थे। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पहले में आते हैं प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1880 में। थोड़ा बहुत इंट्रो दे देना आपको उपन्यासकार के बारे में।
पहले इनके उपन्यासों में नारी जाति, मजदूर व किसान वर्ग का संघर्ष, जमींदार प्रथा को मुख्य कथानक के रूप में लिया गया था। प्रेमचंद ने उपन्यास को सामान्य जीवन से जोड़ा। वहीं यदि बात की जाए तो इनके उपन्यास की कुल 15 उपन्यास इन्होंने लिखे, जिसमें से उर्दू भाषी उपन्यास 3 थे, अनुदित 6 थे और मौलिक भी 6 ही थे। यदि इनके प्रमुख उपन्यास की बात की जाए तो इन्होंने कौन कौन से प्रमुख उपन्यास लिखे? सेवा सदन, वरदान, गोदान, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, और जो इनका अधूरा उपन्यास रहा था वह था मंगल सूत्र। आगे देखते हैं दोस्तों। बाद आते हैं वृंदावन लाल वर्मा, जिन्होंने महत्वपूर्ण वीरांगना को अपने मुख्य केंद्र माना उपन्यास का। जिन्होंने लिखा उपन्यास गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, अहिल्याबाई जैसे उपन्यास लिखी। विजय शंकर प्रसाद ने कंकाल लिखा, जो समस्यात्मक उपन्यास है, और इन्होंने तितली लिखा, एक सामाजिक उपन्यास है। वहीं इन्होंने ईरावती भी लिखा, जो इनका अधूरा उपन्यास था, जिन्हें बाद में निराला द्वारा पूरा भी किया गया था 1961 में। इनके बाद आते हैं, चौथा आता है तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक आते हैं, जिन्होंने माँ और भिखारिणी नाम के उपन्यास लिखी। जो मुख्य केंद्र है इनके उपन्यासों का वह था सामाजिक उपन्यास व आदर्शवादी उपन्यास की इन्होंने प्रमुखता स्थापना की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। इन्होंने शिवपूजन सहाय देखे तो इन्होंने देहाती दुनिया उपन्यास लिखा। वहीं छठे पे सियाराम शरणगुप्त, जिन्होंने गोद, अंतिम आकांक्षा जैसे उपन्यास को इस युग में स्थापित किया। वहीं निराला आते हैं इनके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़ और आदि कई ऐसे उपन्यास लिखे। तो दोस्तों अब इसके कंक्लूजन का अगर देखें तो निष्कर्ष को अगर समझने का प्रयास करें तो निष्कर्ष देखेंगे आप। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद योगिन उपन्यास में विषय एवं शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक और तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से विचार करते हुए मनोरंजन एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना की गई थी इस युग में। ठीक है, अगर आपने गौर किया होगा दोस्तों, अगर आपने तो आपने देखा होगा मैंने बगल बगल में ये लाइन लगा रखे हैं। यहाँ पे लिख रखा है बॉडी, इससे पहले मैंने लिख रखा है इंट्रो, मतलब कहानी, आखिरकार आपका उत्तर का इंट्रो किस प्रकार होना चाहिए मैंने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। ये 3 चीज़ों से आपका एक उत्तर बेहतर बन पाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं अगले युग को। अगला युग आता है प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद के बाद का युग, जिसकी प्रमुख विशेष बात करें तो विश्लेषणात्मक की बात करें तो सामाजिक उपन्यास लिखे गए इस समय, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, महिला लेखकों द्वारा रचित उपन्यास लिखे गए, दलित उपन्यास लिखे गए। अब इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पहला आता है सामाजिक उपन्यास। तो आप देखेंगे दोस्तों, सामाजिक उपन्यास में मुख्य विषय उपन्यासकारों ने सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करते हुए संकीर्ण मान्यताओं पर कटु प्रहार किए थे। ठीक है, यदि बात की जाए तो प्रमुख उपन्यासकार जो रहे इस युग के वह थे भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिन्होंने जो प्रेमचंद के आदर्श मुख यथार्थवादी परंपरा का अनुसरण करते थे, गांधीवादी विचारधारा से यह प्रमुखतः प्रभावित रहे थे। यदि बात करें तो पतिता की साधना, पिपासा, त्यागमयी इन्होंने लिखी। वहीं इनके बाद आते हैं सियाराम शरण गुप्त, जिन्होंने गोद, अंतिम आकांक्षा जैसे उपन्यास लिखे। वहीं प्रताप नारायण मिश्र ने विजया विसर्जन उपन्यास लिखी। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, आखिरी दाव, सबही नाचवती, राम गोसाई जैसे उपन्यास लिखे। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने गिरती दीवार, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, एक नन्ही कंदील जैसे उपन्यास लिखे। अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र, अमृत और विष, महाकाल जैसे उपन्यास लिखे। श्रीलाल शुक्र ने राग दरबारी, जो आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, यह लिखा। ये सामाजिक उपन्यास थे। अब आते हैं मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास पर। इन उपन्यासों ने फ्राइड, यंग और एडलर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उपन्यासों की रचना की। इन्होंने मानव जीवन की विसंगतियों और समस्याओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी न मानकर अंतर्मन को ही प्रवृत्ति का दोषी माना। यदि बात की जाए मुख्य विषय की, इस समय का मुख्य विषय क्या थे? दमित वासना, कुंठा व निराशा का चित्रण, सामाजिक जीवन की उपेक्षा व अति व्यक्तिवादिता को प्रधानता। नायिका प्रधान उपन्यासों की रचना की जा रही दोस्तों इस समय। बात की जाए तो मुख्य उपन्यासकार की तो वे थे जैनेन्द्र, जिन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र जैसे उपन्यास लिखे। इलाचंद्र जोशी ने लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, जिप्सी, जहाँ का पंछी। अज्ञान शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी।
प्रभाकर माचवे ने परंतु दर्द के पैबंद चाचा साचा। नरेश मेहता ने डूबते मस्तूल यह पथ बंधु था नदी यशस्वी। डॉक्टर धनवीर भारती ने गुनाहों का देवता और सूरत का सातवां घोड़ा। अगले आते हैं दोस्तों, अगला जो इस कड़ी में आता है वह आंचलिक उपन्यास। ये तो आपका सबका प्रिय होगा, वह उपन्यास जिसमें ग्रामीण अंचल की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति आदि का वही की भाषा में चित्रण किया जाता है, वो होता है आंचलिक उपन्यास। यदि बात करते हैं तो प्रमुख उपन्यासकार की, तो ये देखिए दोस्तों, इसी कड़ी में आते हैं दोस्तों इसी कड़ी में आते हैं तो प्रमुख उपन्यासकार देवेंद्र सत्यार्थी, जिन्होंने रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र जैसे उपन्यास लिखे। नागार्जुन ने रतिनाथ की चाची, नई पौधा, बाबा बटुकेश्वरनाथ उपन्यास लिखे। अब इसी कड़ी में जो आंचलिक उपन्यास की बात की, सबसे महत्वपूर्ण फणीश्वरनाथ रेणु का मेलांचल, जिसे प्रथम उपन्यास आंचलिक उपन्यास का दर्जा भी प्राप्त है, लिखा। प्रति परिकथा, दीर्घ तपा आदि लिखे। शिलाल शुक्ल ने सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, पहला पड़ाव जैसे उपन्यास लिखे। शैलेश मटियानी ने बोरोवली से बोरीबंदर तक कबूतर खाना। विवेकी राय ने रामदरस मिश्र, राही मासूम, रजा राजेंद्र अवस्थी आदि इस उपन्यास युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। यदि बात की जाए इसी कड़ी में अगले आधे साम्यवादी उपन्यास की, तो ये उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। इसी कारण पूंजीपतियों और सामंतवादी शक्तियों का विरोध किया तथा शोषित व सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त भी की। विशेषता की बात करें दोस्तों, इस वर्ग की विशेषता तो मार्क्सवाद से प्रभावित है। शोषित व वर्ग के प्रति सहानुभूति, नारी के प्रति सम्मान भाव था, पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध था, समकालीन विषमता का चित्रण था, विश्व बंधुता की भावना थी। बात करें दोस्तों प्रमुख उपन्यासकार की, यशपाल, जिन्होंने झूठा सच लिखा, दादा कामरेड लिखा, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात जैसे उपन्यास लिखे। रामेश्वर शुक्ल ने अंचल, चढ़ती धूप उपन्यास लिखा, उल्का, नई इमारत जैसे लिखे। भैरव प्रसाद गुप्त ने शोले, मशाल, सती मैया का चोरा। अमृत राय ने बीज, हाथी के दांत, धुआं, सुख दुख जैसे उपन्यास लिखे। अमरकांत ने सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, इन्हीं हथियारों से जैसे उपन्यास लिखे। मनमथ लाल वर्मा ने यज्ञदत्त, शर्मा, राधे राघव, रंगे राघव आदि उपन्यासकार इसके प्रमुख उपन्यासकार रहे थे। दोस्तों इसी कड़ी में अगला उपन्यास की विशेषता आती है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक पार्थी को आधार बनाकर इन उपन्यासों की रचना की गई थी। इस कड़ी के प्रमुख उपन्यासकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पौधा जैसे उपन्यास लिखे इन्होंने। वृंदावन लाल वर्मा आते हैं इसी कड़ी में, जिन्होंने माधवराव की सिंधिया, झांसी की रानी और महारानी दुर्गावती लिखा। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिन्होंने रक्त की प्यास, सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर, सोना और खून जैसे लिखे। वहीं बात की रंगे राघव, जिन्होंने मुर्दों का टीला, चीवर, रहा न इसकी जैसे उपन्यासकार लिखा। यदि बात की जाए अगली इसी कड़ी में आती हैं, वह महिला लेखकों द्वारा रचित उपन्यास। इसी में आता है हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। 1880 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास की रचना की इन्होंने। उषा प्रेमवदा, जिन्होंने 55 खंबे, लाल दीवारें लिखा, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा जैसे उपन्यास लिखे। कृष्णा सोबती ने मित्रों, मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे की जिंदगीनामा, समय, सरगम जैसे उपन्यास लिखे। मनु भंडारी ने आपका बंटी और महाभोजी से उपन्यास लिखे। शमता ने कालिया ने बेघर एक पत्नी की नोट्स जैसे उपन्यास लिखे। मृदुला गर्ग ने उसके हिस्से के धूप और चितकोबर उपन्यास लिखा। मैत्री पुष्पा, चित्रा मृदुगल, मंजुल भगत, मृणाल पांडे, राजी सेठ आदि इसके प्रमुख उपन्यासकार रहे थे। यदि बात करें इसी कड़ी में तो वो आते हैं दलित उपन्यास। तो प्रथम दलित उपन्यास जयप्रकाश करदम छप्पर 1994 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ। प्रेम कपाड़िया ने मिट्टी की सौगंध लिखा। मदन दीक्षित मोरे की ईंट, सत्य प्रकाश जस तस भई सावेरे, मोहनदास नेमिशराय ने मुक्ति पर्व, वीरांगना, झलकारी बाई, आज बाजार बंद है जैसे उपन्यास लिखे। नीलेश रघुवंशी ने एक कस्बे के नोट्स, अजय नावरिया ने उधर के लोग जैसे उपन्यास लिखे। दलित उपन्यास से आशय है जो दमित जो वर्ग था उसके उन लोगों के उठाने के लिए जो उपन्यास लिखे गए थे उनको दर्शाता उपन्यास।
तो दोस्तों अब दूसरी यूनिट स्टार्ट हो रही है यहीं से। दूसरी यूनिट में जो आपको पढ़ना है वह लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञे, फणीश्वर नेहरू, रेणु, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, मंजुल भगत और चित्रा मृदुल जैसे उपन्यास जिन्होंने जो जो 11 उपन्यासकार हैं उन्होंने जो उपन्यास में योगदान दिया उनके संदर्भ में पढ़ना है और इनकी विशेषताओं को हमें पढ़ना है। अब मैंने जो 11 उपन्यासकार हैं रहे हैं इनको एक फॉर्मेट में इनका एक कंटेंट तैयार किया है जो आपके लिए बेहद बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, जो आप एक अच्छे से उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में क्या इंट्रो में ये लिखा है कि उसका थोड़ा परिचय दे दिया, फिर उपन्यासकार के संदर्भ में यदि किसी विद्वान की कोई कोटेशन रही है तो मैंने वो उसका प्रयोग किया है, फिर इनके प्रमुख उपन्यास को लिया है, उसके बाद मैंने इनके उपन्यास से क्या योगदान रहा ये लिया, फिर उसके बाद अंत में निष्कर्ष मैंने लिखा है। तो अगर ये यदि आपका भी ऐसा उत्तर में फॉर्मेट रहता है तो कहीं ना कहीं अब एग्जामिनर को अधिक प्रभावित करता है। तो इसी कड़ी में पहले उपन्यासकार को पढ़ते हैं। दोस्तों पहले उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल, जिनके बारे में यदि देखा जाए तो श्रीलाल शुक्ल का संक्षिप्त परिचय देखिए तो लाला श्रीनिवास दास हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सक्रिय थे और समाज सुधार, नारी शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार में साहित्य को एक माध्यम बनाकर प्रस्तुत करते थे। उन्होंने हिंदी गद्य को यथार्थवाद और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। यदि बात करें तो श्रीलाल शुक्ल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि लाला श्रीनिवास दास ने अपने उपन्यासों के माध्यम से हिंदी को नए युग के सामाजिक चेतना दी। यह कथन उनके साहित्य में व्याप्त सामाजिक यथार्थ और सुधारवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। मतलब कथन इतना से इतना दिया है, आप यदि ये लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अधिक प्रभावित करता है एग्जामिनर को। आगे देखते हैं दोस्तों परीक्षा गुरु, इनके उपन्यास प्रमुख उपन्यासकार में परीक्षा गुरु एक अहम उपन्यास है। यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी है। अगला है रैन बसेरा, नमूना ए हकीकत। इनमें से परीक्षा गुरु सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली उपन्यास रहा। इसी कड़ी में देखते हैं दोस्तों इनके उपन्यासिक योगदान की। तो लाला श्रीनिवास दास ने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों, शिक्षा की आवश्यकता, युवाओं के मार्गदर्शन और स्त्री शिक्षा जैसे विषयों को स्थान दिया। परीक्षा गुरु के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया कि पढ़े लिखे युवक यदि पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करे तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उनकी भाषा सरल है, प्रभावपूर्ण है तथा संवादों के माध्यम से पात्रों का चरित्र चित्रण प्रभावशाली भी है। उन्होंने नैतिकता, ईमानदारी और अनुशासन को अपनी कथानक का मूल धारा बनाया। दोस्तों आपने यहाँ पे उपन्यासिक योगदान को समझा, अब निष्कर्ष को समझते हैं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी उपन्यास के आदिकालीन निर्माता हैं, जिन्होंने परीक्षा गुरु जैसे यथार्थवादी और शिक्षाप्रद उपन्यास द्वारा हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उनके उपन्यास न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि सामाजिक सुधार का संदेश भी देते हैं। इस प्रकार उन्होंने हिंदी उपन्यास को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित किया। तो दोस्तों इसी कड़ी में दूसरे उपन्यासकार जो आते हैं वह आपके जो आते हैं जैनेन्द्र। कौन आते हैं? जैनेन्द्र। अब जैनेन्द्र के संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो जैनेन्द्र कुमार का संक्षिप्त परिचय देखिए तो जैनेन्द्र कुमार हिंदी के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और प्रयोगवादी उपन्यासकार थे। उनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अपने साहित्य में मानवीय संवेदना और आत्मसंघर्ष को प्रमुखता से प्रस्तुत करते हैं। यदि बात करें तो उनके उपन्यास संपदा पर साहित्यकार की उक्ति देखें तो एक है नामवर सिंह, जिन्होंने उनके संदर्भ में कहा कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में आत्मा की गहराई और भावों की ईमानदारी दिखाई देती है। वे हिंदी उपन्यासों को मनोविज्ञान की दिशा में ले गए। यह कथन उनके उपन्यासों की आंतरिक संवेदना और भावपक्षी गहराई को दर्शाता है। देखिए दोस्तों प्रमुख उपन्यास की तो परख इनका एक प्रमुख उपन्यास रहा था। सुनीता, त्यागपत्र जिनका बहुत लोकप्रिय उपन्यास है, सुखदा, विवर्त। इनमें त्यागपत्र और सुखदा को उनकी मनोवैज्ञानिक शैलियों का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों उपन्यासिक योगदान की। जैनेन्द्र कुमार ने हिंदी उपन्यास को भाव प्रधान और मनोवैज्ञानिक गहराई देने का कार्य किया। उनके उपन्यासों में समाज की अपेक्षा व्यक्ति की अंतरात्मा और उसके अंतर्द्वंद को अधिक प्रमुखता दी गई है।
ये देखिए दोस्तों, त्याग पत्र में नायिका मृणाल के माध्यम से उन्होंने नारी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सामाजिक बंधनों पर करारा प्रहार किया। सुगदा में नारी पुरुष संबंधों की जटिलता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। उनकी भाषा संवेदनशील, शैली आत्मविश्लेषणात्मक है और कथानक धीमे लेकिन गंभीर भावबोध से युक्त है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, जैनेंद्र कुमार ने हिंदी उपन्यास को व्यक्ति केंद्रित बनाया और उसके भीतर के मनोवैज्ञानिक परतों को उजागर किया। उन्होंने उपन्यास को लेकर केवल सामाजिक दस्तावेज नहीं बल्कि आत्मा की खोज का माध्यम बनाया। इस प्रकार उन्होंने हिंदी उपन्यास को गहराई, गंभीरता और वैचारिक ऊंचाई प्रदान की। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अगले उपन्यासकार जो आते हैं वह प्रेमचंद। यदि देखें तो इनके संदर्भ में एक प्रश्न है आया PYQ में, मुंशी प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालना है हमें। तो पहले मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में समझते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 में हुआ, मृत्यु 1936 में, हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक प्रतिष्ठित यथार्थवादी उपन्यासकार थे। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और निम्न वर्गीय समाज की पीड़ा को साहित्य में स्थान देने वाले पहले लेखक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके संदर्भ में क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि प्रेमचंद ने उपन्यास को खेतों, खलिहानों और झोपड़ियों तक पहुंचा दिया। इनके प्रमुख उपन्यास की बात की जाए दोस्तों, पहला तो वही गोदान जो 1936 में प्रकाशित हुआ। अगला गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, और इनमें गोदान सबसे प्रिय है। इनके उपन्यासिक योगदान को देखिए दोस्तों, प्रेमचंद ने उपन्यास को जनजीवन की समस्याओं से जोड़ा। उनके पात्र आम लोग हैं, किसान, स्त्री, मजदूर, शिक्षक हैं। गोदान में किसान होरी के माध्यम से शोषण, सामाजिक अन्याय और ग्रामीण पीड़ा को चित्रित किया। निर्मला में दहेज प्रथा और स्त्री पीड़ा, गबन में नैतिक पतन और आर्थिक भ्रष्टाचार को घेरा है। उनकी भाषा सहज है, देशज और लोक बोलियों से जुड़ी हुई है। निष्कर्ष देखें दोस्तों, प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जन संवेदनाओं का दर्पण बना दिया। उन्होंने समाज की जड़ताओं पर प्रहार करते हुए साहित्य को सामाजिक परिवर्तनों का औजार बनाया। उनके बिना हिंदी उपन्यास की कल्पना अधूरी है। तो दोस्तों इसी कड़ी में जो अगली उपन्यासकार आती हैं वह मन्नू भंडारी, जो जिनका यदि परिचय की बात करें तो मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। वे नई कहानी आंदोलन की अग्रणी लेखिकाओं में थी। उनके उपन्यासों में नारी चेतना, सामाजिक यथार्थ और मध्यम वर्गीय जीवन की जटिलताओं का यथार्थ जीवन चित्रण मिलता है। यदि बात करें तो मन्नू भंडारी के संदर्भ में नामवर सिंह कहते हैं कि मन्नू भंडारी ने नारी को सामाजिक ढांचे में एक सक्रिय और विचारशील इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका उपन्यास आपका बंटी नई कहानी का एक मील का पत्थर है। देखिए दोस्तों क्या कोटेशन है, इसका प्रयोग अवश्य कीजिएगा। प्रमुख उपन्यास की बात की जाए तो आपका बंटी, महाबोध, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, यही सच, आपको इसकी विशेषता अवश्य पता होगी। अगले देखते हैं उपन्यासिक योगदान की। तो मन्नू भंडारी ने हिंदी उपन्यास को भावनात्मक गहराई, सामाजिक यथार्थ और स्त्री दृष्टिकोण से समृद्ध किया। उनके उपन्यासों में नारी पात्र न केवल सहनशील बल्कि आत्मनिर्णय लेने वाली सशक्त इकाइयाँ होती हैं। आपका बंटी में तलाक के बाद बच्चे की मानसिक स्थिति का गहन चित्रण है। महाभोज लोकतंत्र की असफलता, दलित उत्पीड़न और सत्ता न्याय की पोल खुलता है। सरल भाषा है, जीवंत पात्र है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि उनकी लेखन शैली की विशेषता है। कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों, मन्नू भंडारी का उपन्यास साहित्य में योगदान अद्वितीय है। उन्होंने सामाजिक यथार्थ, महिला दृष्टिकोण और मानवीय संवेदना को अपनी रचनाओं में बड़ी सादगी और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके उपन्यास आज भी साहित्य, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। दोस्तों इसी कड़ी में अगले उपन्यासकार आते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनके यदि देखें तो PYQ में भी इनका प्रश्न आ रखा है, उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु नाम से। परिचय देखते दोस्तों, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पुणे जिले में हुआ था। देखिए तो वे एक आंचलिक कथा साहित्य के जनक माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में ग्रामीण भारत की मिट्टी, बोली, संस्कृति और संघर्ष जीवंत रूप में चित्रित होते हैं। वे सामाजिक यथार्थ, लोक संस्कृति और मानवीय संवेदना को लेकर लिखने वाले अत्यंत प्रभावशाली लेखक थे। बात करें तो नागार्जुन इनके संदर्भ में कहते हैं, रेणु ने हिंदी उपन्यास को गांव की गंध, लोक के रंग
और जीवन की सच्चाई दी, जो प्रेमचंद के बाद कोई नहीं दे पाया। बात की जाए तो प्रमुख उपन्यास की, मेलांचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे जैसे उपन्यास इन्होंने हिंदी उपन्यास को दिए। औपन्यासिक योगदान के देखें दोस्तों, रेणु ने आंचलिक उपन्यास की परंपरा की शुरुआत की। मेलांचल में मिथिला क्षेत्र के गांव की भाषा, संस्कृति, समस्याएं और जनजीवन का सजीव चित्रण है। उनके उपन्यासों में पात्र लोकगीतों, लोकोक्तियों और क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत करते हैं, जिससे पाठक को वहाँ की जमीन महसूस होती है। उन्होंने ग्रामीण भारत के भीतर पल रहे संघर्ष, शोषण, बदलाव और चेतना को गहराई से उभारा। रेणु की भाषा में लोक की आत्मा, न नाटकीयता, न बनावट, बस असली ज़िंदगी देखने को मिलती है। कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष को देखते हैं दोस्तों। फणीश्वरनाथ रेणु ने हिंदी उपन्यास को गाँव की मिट्टी, वहाँ की भाषा, लोक संस्कृति और सामाजिक संघर्ष से जोड़ा। उनके उपन्यास केवल साहित्य नहीं बल्कि समय और समाज का दस्तावेज हैं। उन्होंने प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को नई दिशा दी और मेलांचल जैसी कृति से हिंदी उपन्यास को नया आयाम प्रदान किया। इसी कड़ी में जो अगले उपन्यासकार आते हैं दोस्तों वह सचिदानंद हीरानंद भाषान अज्ञे। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कश्यप शहर में हुआ, अब देवरिया है ये। उनका असली नाम सच्चिदानंद हीरानंद भाषान अज्ञे था। वे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने आत्मचिंतन, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण को प्रमुख बनाया। देखिए, रामविलास शर्मा इनके संदर्भ में कहते हैं कि अज्ञे ने हिंदी उपन्यास को आत्मचिंतन, विचार और संवेदना से नई परंपरा से जोड़ा। उन्होंने आत्मा की गहराई को उपन्यासों में स्थान दिया। देखिए अगले इनकी उपन्यास को, तो प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपरोक्ष, गाढ़ा, सावन। औपन्यासिक योगदान देखिए दोस्तों, अज्ञे ने हिंदी उपन्यास को केवल सामाजिक यथार्थ से नहीं बल्कि अस्तित्व की जटिलता और आत्मबोध से भी जोड़ा। शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया पहला प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है। वहीं इन्होंने नदी के द्वीप भी लिखा, जो कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष संबंधों को दर्शाता है। निष्कर्ष को देखते हैं दोस्तों, अज्ञे ने हिंदी उपन्यास को एक गंभीर बौद्धिक और आत्मविश्लेषणात्मक दिशा दी। उनके उपन्यासों ने मनुष्य की भीतरी दुनिया, स्वतंत्रता की चाह, प्रेम की जटिलता और अस्तित्व के प्रश्नों को बड़ी सूक्ष्मता से छुआ। वह हिंदी उपन्यास के चिंतनशील आयाम के निर्माता हैं। इसी कड़ी में दोस्तों अगले जो आते हैं वह श्रीलाल शुक्ल। यदि यह बात करें तो इनके परिचय की, श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के अटस गांव में हुआ था। वे हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकार और उपन्यासकार थे। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज, नौकरशाही और राजनीति की विडंबनाओं को बड़ी सूक्ष्मता और व्यंग्यात्मकता शैली से में प्रस्तुत किया। यदि बात किए तो डॉक्टर नामवर सिंह इनके संदर्भ में कहते हैं, राग दरबारी हमारे समय का दर्पण है और श्रीलाल शुक्ल व्यंग्य को गहराई देने वाले पहले गंभीर उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास राग दरबारी, मकान, सीमाएं, आदमी का जहर और विश्रामपुर का संत। उपन्यासिक योगदान को देखें दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल ने हिंदी उपन्यास को व्यंग्य का गंभीर और साहित्यिक आधार प्रदान किया। राग दरबारी में उन्होंने गांव, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और समाज की सड़ांध को हंसी में लपेटकर करारी छोड़ दी। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकता, भ्रष्टाचार, पाखंड और चरमराती व्यवस्था को उजागर किया। उनकी भाषा, आम बोलचाल की शैली चुटीली और व्यंग्य तीखा हुआ होता है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं, सोचने और समाज को देखने का औजार बनाया। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल ने हिंदी उपन्यास को व्यंग्य, बौद्धिकता और सामाजिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। राग दरबारी जैसी संरचना ने हिंदी साहित्य में उन्हें अमर कर दिया। वे आज की भी उस वास्तविक भारत की याद दिलाते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसी कड़ी में अगले जो उपन्यासकार आते हैं दोस्तों वह धर्मवीर भारती। यदि बात की जाए धर्मवीर भारती के जीवन परिचय की दोस्तों, तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। वह हिंदी के महान साहित्यकार, कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। उनका लेखन भावुकता, दर्शन, प्रेम और सामाजिक चेतना से भरा हुआ था। वह धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे और जनमानस से गहराई
से जुड़े भी रहे। नरेश मेहता इनके संदर्भ में कहते हैं कि धर्मवीर भारती ने उपन्यास को केवल कथा नहीं, एक आत्मिक यात्रा बना दिया। गुनाहों का देवता प्रेम की पवित्रता का शाश्वत प्रतीक भी है। इनका प्रमुख उपन्यासकार जो गुनाहों का देवता, हालांकि आज के समय बहुत प्रसिद्ध उपन्यास भी है ये, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग और ठेले का हिमालय। औपन्यासिक योगदान को देखें दोस्तों, गुनाहों का देवता में चंदर और सुधा के प्रेम के माध्यम से त्याग, मर्यादा और आत्मसंयम का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा में कथ्य और शिल्प का प्रयोग कर हिंदी उपन्यास को नई दिशा दी गई। धर्मवीर भारती के उपन्यासों में भावनात्मक गहराई, दार्शनिकता और मानवीय संबंधों की जटिलता होती है। भाषा में काव्यात्मकता, पात्रों में अंतर्द्वंद और विषयों में संवेदना की तीव्रता उनकी विशेषताएं हैं। उन्होंने उपन्यासों को केवल कथा न रखकर एक मानसिक अनुभव और वैचारिक विमर्श बनाया है। यदि निष्कर्ष को देखें दोस्तों, तो धर्मवीर भारती ने हिंदी उपन्यास को भावनात्मक, दार्शनिक और आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके उपन्यास प्रेम, नैतिकता, आदर्श और आस्था के प्रतीक बन गए हैं। गुनाहों का देवता आज भी नई पीढ़ी के हृदय में गूंजता है। तो देखते हैं अगले उपन्यासकार को दोस्तों। निर्मल वर्मा आते हैं। निर्मल वर्मा का जीवन परिचय। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। वह हिंदी के प्रमुख नई कहानी आंदोलन के स्तंभ थे और आत्मचिंतन, संवेदनात्मकता और मनोविश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। वह गहरी संवेदना और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के साहित्यकार थे। उन्होंने यूरोप में रहकर हिंदी को वैश्विक अनुभवों से जोड़ा। और कमलेश्वर जी इनके संदर्भ में कहते हैं कि निर्मल वर्मा ने हिंदी उपन्यास को भीतरी सन्नाटे की आवाज़ दी, जहाँ पात्र बाहर से नहीं, भीतर से टूटते और गढ़े जाते थे। प्रमुख उपन्यास की बात की जाए दोस्तों, वे दिन, अंतिमरण्य, लालटीन की छत, माया दर्पण, एक चिथड़ा सुख जैसे उपन्यास लिखे इन्होंने। औपन्यासिक योगदान को देखें दोस्तों, तो इन्होंने निर्मल वर्मा ने हिंदी उपन्यास को आंतरिक भाव, जगत, आत्मसंघर्ष और सांस्कृतिक टकराव से समृद्ध किया। उन्होंने मौन, अकेलापन, संबंधों की खामोशी और मानसिक टूटन को साहित्यिक विषय बनाया। उनके पात्र सामाजिक व्यवस्था से ज़्यादा अपने भीतर के द्वंद्वों से जूझते हैं। उन्होंने यूरोपीय अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को हिंदी कथा से जोड़ा। उनकी भाषा संवेदनाशील, काव्यात्मक और विचारशील है, नाटकीयता से रहित है, गहराई से भरपूर है। और इसी के साथ दोस्तों इसके निष्कर्ष को देखते हैं। निर्मल वर्मा ने हिंदी उपन्यास को आधुनिक चेतना, आत्मसंवाद और सांस्कृतिक आत्मबोध से समृद्ध किया। वह हिंदी साहित्य में उस स्वर के प्रतिनिधि हैं जो शोर नहीं करता पर दिल और चेतना से में गूंजता है। उन्होंने हिंदी को अनुभव की भाषा में बदला। तो दोस्तों इसी कड़ी में देखते हैं अगले उपन्यासकार को, मंजुल भगत। मंजुल भगत हिंदी साहित्य के एक जाने माने कहानीकार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 22 जून 1936 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 8 उपन्यास और 8 कहानी संग्रह प्रकाशित किए। उनके साहित्य में नारी चेतना और सामाजिक मुद्दों का चित्रण गहराई से लिया गया है। जैसा कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च ने भी दर्शाया कि मंजुल भगत का निधन 31 जुलाई 1998 को दिल्ली में हुआ था। यदि बात की जाए मृदुला गर्ग की, तो इन्होंने इनके संदर्भ में लिखा कि मंजुल भगत की स्त्रियाँ चुप नहीं रहती, वह सोचती है, सवाल करती है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है। अर्थात मंजुल भगत ने स्त्री चेतना पर अधिक फोकस दिया। प्रमुख उपन्यास चुन के रहे थे बंद दरवाजे, वापसी, अनकही और काला सागर। उपन्यासिक योगदान को देखते हैं। मंजुल भगत ने हिंदी उपन्यास को नारी दृष्टि और संवेदना के माध्यम से एक नई दिशा दी। उन्होंने समाज में स्त्री के भीतर और बाहर के संघर्षों को गंभीरता से उकेरा। उनके पात्र समाज से जूझते हैं, स्वयं की खोज करते हैं और कभी हारते नहीं। भाषा सरल लेकिन गहन, शैली सूक्ष्म और अभिव्यक्ति है में आत्मिक सच्चाई होती है। वे नारी विमर्श को केवल विरोध नहीं, सहज चेतना और आत्मबोध से जोड़ते हैं। निष्कर्ष देखिए दोस्तों, मंजुल भगत ने हिंदी उपन्यास में स्त्री के अदृश्य अंतर्द्वंद्वों, संवेदना और अस्मिता को स्वर दिया। वह उस लेखन परंपरा के प्रतिनिधि हैं जहां स्त्री के पात्र केवल पीड़िता नहीं, विचारशील और निर्णायक व्यक्तित्व भी है। इसी के साथ अगले जो उपन्यासकार आते दोस्तों वह है चित्रा मृदुल। इनके परिचय को देखते हैं। चित्रा मृदुल का जीवन परिचय आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका का विवरण है। उनका जन्म 10 दिसंबर 1944 को चेन्नई में हुआ था। वह अपने उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला है
और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। सुषम बेदिन के संदर्भ में लिखते हैं कि चित्रा मुद्रा के उपन्यास समय की शिराओं में बहती पीड़ा और प्रतिरोध की भाषा है। वे जीवन को जो का त्यों पकड़ने की अद्भुत क्षमता रखती है। प्रमुख उपन्यास को देखते हैं दोस्तों। आवा, एक जमीन अपनी, गिलीगढ़ू, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, कृतिवास। उपन्यासिक योगदान को देखते हैं दोस्तों। चित्रा मृदुल ने हिंदी उपन्यास को श्रमिक वर्ग और हाशिए के समाज की आवाज़ दी। उन्होंने स्त्री के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण को यथार्थ के धरातल पर उकेरा। आवा जैसे उपन्यास में ट्रेड यूनियन आंदोलन और उससे जुड़े इंसानी दर्द को जीवंतता से प्रस्तुत किया। उनकी लेखनी में गहरी समाज चेतना, नारी विमर्श और मानवीय करुणा दिखाई देती है। यदि बात की जाए शैली सहज, मार्मिक और पात्रों में जीवन की जटिल सच्चाई देखने को मिलती है। निष्कर्ष देखते दोस्तों। चित्रा मृदुल ने हिंदी उपन्यास को समकालीन यथार्थ, श्रमिक जीवन और स्त्री अस्मिता के लिए विमर्श दिए। वह उन लेखिकाओं में हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को समाज की ज़मीन से जोड़ा और उसे वंचितों की आवाज़ बनाया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझा यूनिट 2 को। तो दोस्तों यहाँ से अब हमारी शुरुआत होती है यूनिट 3 की, जो है प्रेमचंद की कर्मभूमि। हालांकि मैं पूरा इस उपन्यास तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, परंतु जो इसका मुख्य सारांश है, मुख्य प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो सभी पढ़ाऊँगा, जो आपकी परीक्षा में आप यदि करके आते हैं तो आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1932 में हुआ। प्रेमचंद ने इस उपन्यास की रचना सिविल नाफरमानी आंदोलन के दौरान की थी। यह स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रचा गया उपन्यास है, जो पाठक के समक्ष उस तबके के लोगों की समस्या को उठाता है जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं। यह उपन्यास मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या के रूप में चित्रित करता है, और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। हम जिसे निजी समस्या समझते हैं, प्रेमचंद उसे एक व्यापक समस्या के रूप में उपस्थित करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं कर्मभूमि का अर्थ क्या है। अब जो उपन्यास का शीर्षक है कर्मभूमि, इसका अर्थ क्या है। कर्मभूमि अर्थात व्यक्ति का कर्म क्षेत्र। कर्मभूमि उपन्यास में लेखक ने शीर्षक के माध्यम से पाठकों को कर्मयोग का संदेश दिया है। उपन्यास में धनी से धनी व्यक्ति अपना सुख त्याग कर औरों के हित के लिए कर्म क्षेत्र में उतर आते हैं। इस जीवन में व्यक्ति जब अपनी सुख सुविधाओं की चिंता से अधिक दूसरों के सुख दुख की चिंता करने लगता है, तभी उसका जीवन संसार रूपी कर्मभूमि में फलीभूत हो जाता है। जीवन की सार्थकता औरों के सुख में निहित है। स्वयं का सुख मनुष्य को स्वार्थी व संवेदना शून्य बनाता है। दोस्तों आगे देखते हैं कर्मभूमि उपन्यास का यथार्थवाद क्या है। इसमें यथार्थवाद है, यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद। कर्मभूमि उपन्यास एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें चित्रित प्रत्येक पात्र यथार्थवादी मनोवैज्ञानिकी का सर्वोत्तम उदाहरण है। कर्मभूमि उपन्यास की समस्याएं धरती की ठोस वास्तविकताओं से उत्पन्न होती है। प्रेमचंद यथार्थ की विद्रूपता को अत्यंत संयमी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने समाज, जीवन और व्यक्ति की समस्याओं का आकलन अत्यंत यथार्थ्यात्मक धरातल से किया है। उनके वर्णन की यथार्थता तो इस उपन्यास में पग पग पर देखने को मिल जाती है। मुन्नी के साथ बलात्कार वाली घटना, लगानबंदी को कुचलने में मिस्टर घोष व सलीम की पशुता, मंदिरों में हरिजन के प्रवेश को रोकने हेतु गोली चलाना आदि विद्रूपताओं का इतना भयावह चित्रण किया है जिसे देख करुणा को भी करुणा आ जाती है। सलीम, लाला समरकांत, काली खां, सुखदा आदि पात्र यथार्थवादी पात्र हैं, पर उपन्यास में इन सभी चरित्रों को अंत में आदर्श के माध्यम से उभारने की कोशिश की गई है। दोस्तों समझते हैं इस उपन्यास के प्रमुख सारांश को। कर्मभूमि उपन्यास का प्रारंभ अमरकांत के स्कूल की फीस न भर पाने की विवशता से प्रारंभ होता है। सलीम, उसका मित्र जो उसकी फीस देता है, फीस न भर पाने की वजह अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत के बीच चल रहा मनमुटाव है। दोनों के विचारों में काफ़ी अंतर है, पर उन्हें जोड़ने का काम नैना भी करती है। नैना अमरकांत की सौतेली बहन है, पर शक्ल सूरत में अमरकांत की तरह दिखती है।
उपन्यास की कथा में नया मोड़ तब आता है जब अमरकांत की शादी सुखदा से होती है। लाला समरकांत की इच्छा अनुसार सुखदा भी अमरकांत को दुकान पर काम करने के लिए कहती है। अमरकांत पर दुकान पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करता, पर वहाँ काम करते उसका परिचय काले खां से होती है, जो चोरी का सामान बेचने समरकांत के पास आता था। वहीं उसकी मुलाकात पठानिन जो सकीना की दादी है उससे होती है, जिसे लाला समरकांत जीवोपार्जन हेतु 5 रुपये महीना देते थे। इन दोनों चरित्रों पठानिन और काले खां को देखकर अमरकांत के मन में पिता के लिए एक और सम्मान बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें निकृष्ट कोटि का काम करने वाला समझने लगता है। पठानिन के जरिए सकीना से मुलाकात होती है अमरकांत की, और उनकी नज़दीकी बढ़ती है। सुखदा को त्याग कर अमरकांत सकीना से विवाह करना चाहता है। यह सब कुछ अचानक नहीं होता। सुखदा और अमरकांत दो भिन्न प्रवृत्ति थे। दोनों के मध्य संबंध स्थापित तो होते हैं, किंतु प्रेम की पराकाष्ठा तक वह नहीं पहुँचते। उन्हें एक बालक भी होता है, पर वह भी उन्हें जोड़ पाने में सहायक नहीं होता, और वह सकीना के प्रेम में अपने जीवन की सार्थकता समझने लगता है। पठानिन के विरोध करने पर वह अमरकांत शहर छोड़कर चला जाता है। इस बीच नैना, जो शांति कुमार के प्रति अनुरक्त थी, उसका विवाह एक विलासी पुरुष से हो जाता है। सुखदा भी अमरकांत के जाने के बाद अपनी गलतियों को पहचानती है और अछूत के मंदिर प्रवेश को लेकर हुई आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जेल चली जाती है। उधर अमरकांत भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जेल की सजा काटता है। उपन्यास का अंत जेल में ही संपन्न होता है। नैना की मृत्यु हो जाती है। सलीम और सकीना एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। अमरकांत और सुखदा भी खुशी खुशी एक दूसरे को अपनाते हैं। उपन्यास में यही मुख्य कथा है, जो प्रासंगिक कथाओं के सहयोग से अपने अंत तक पहुंचती है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर उपन्यास का प्रमुख सारांश समझने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे इस कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है आखिरकार। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने परिस्थितियों के घात प्रतिघात के बावजूद व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग का संदेश दिया है। पात्रों के यथार्थ चित्रण द्वारा समाज को जागरूक किया है। साथ ही मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु आदर्श द्वारा उन्हें उबारने का प्रयास किया है। अमरकांत के द्वारा प्रेमचंद ये संदेश देते हैं कि चारित्रिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी सुखी जीवन को त्याग कर व्यर्थ में भटकता रहता है। समरकांत व धनीराम के माध्यम से पूंजीपति वर्ग के स्वार्थी व संकीर्ण जीवन का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद का उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के सर्वग्रासी संघर्ष को चित्रित करना नहीं, बल्कि धर्म और अत्याचार पर आधारित समाज व्यवस्था का विरोध कर एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का अंत कर एक नए युग का परिवर्तन कर देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यदि देखें तो कर्मभूमि उपन्यास की मूल समस्या को देखना, जो आपके क्वेश्चन PYQ में भी आया हुआ था, और मैंने ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं करा है। आप इन्हें मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन अवश्य करिएगा। ज़मीन की समस्या जो वहाँ पे दिखाया गया था, लैंड रिफॉर्म जो चल रहा था उस समय, उससे जुड़ी समस्या का पूरा उपन्यास में वर्णन किया गया है। लगान कम करने की समस्या देखने को मिलती है, खेतीहर मजदूरों की समस्या मिलती है, अछूतों के जो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था उसकी समस्या हमें दिख रही है। आज के समय में दिखती है, लेकिन आज के समय में इतनी नहीं थी, आज के समय में इतनी नहीं है। नारी की असुरक्षा की समस्या जो आप देखते हैं, एक महिला का रेप भी होता है इस उपन्यास में। पत्नी की समानाधिकार की समस्या। दोस्तों, अब अगले आते हैं कर्मभूमि उपन्यास की पात्र योजना पर चरित्र चित्रण करते हैं। अब प्रमुख जो उपन्यास के पात्र हैं, अब उनके चित्रण को हम देखेंगे। उससे पूर्व इसमें जो पात्र वो देख लेते हैं। अमरकांत कौन है? नायक है। सुखदा नायिका। समरकांत अमरकांत के पिता हैं। रेणुका देवी सुखदा की माँ। नैना अमरकांत की बहन। मुन्नी गांव की लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था। सलीम अमरकांत का दोस्त है। सकीना अमरकांत जिसके प्रति अनुरक्त है, प्रेम करता है उससे। काले खां चोरी का सामान बेचने वाला व्यक्ति। प्रोफेसर शांति कुमार अमरकांत के गुरु। तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे।
उपन्यास में और भी पात्र हैं जो प्रसंगवश आए हैं, जिनके माध्यम से कथानक को उनके चरम बिंदु तक पहुंचाया गया है। सेठ धनीराम चौधरी, गुदर, पठानिन, मिस्टर घोष आदि कई पात्र हैं। प्रेमचंद इन पात्रों को माध्यम से समाज का यथार्थ रूप सामने लाते हैं और चरित्र परिवर्तन द्वारा समाज में आदर्श की स्थापना करते हैं। जो समरकांत मानवता का शोषक था, वह अंत में समाज सेवक बन जाता है। देखिए दोस्तों, काले खां जिसका जीवन हत्या और अपराध में बीतता है, वह भी अंत में हीन कर्मों से संन्यास ले लेता है। उपन्यास का पात्र सलीम, जो शासन और अधिकार के मध्य में निरीह जनता को दमन की चक्की में पीसता है, वह भी अंत में उन्हीं का रखवाला बन जाता है। धनीराम भी अंत में मनुष्यता की सेवा करने लग जाता है और उसके कारण ही सबकी रिहाई होती है। तो इस उपन्यास में मतलब अंत में सभी अच्छे बन चुके हैं। ये दिखाया गया है कि अंत आपने शुरू में जितने भी बुरे कर्म किए, कोई दिक्कत नहीं, आप अंत में जाते जाते अच्छा रूप धारण कीजिए, जिसके कारण आपकी सार्थकता हो, जीवन की सार्थकता हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि पात्रों की योजना प्रेमचंद ने इस परिस्थितियों के अनुकूल ही किया है। ग्रामीण व शहरी पात्रों की कहानी को एक चरम बिंदु पर लाकर समाप्त किया है। यह इस उपन्यास की विशेषता के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे देखते हैं। तो कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर सुगदा का चरित्र चित्रण जो आपके पीवाईक्यू में भी आया है, ये देखिए। तो जो कर्मभूमि उपन्यास की नायिका है सुगदा, उनका चरित्र चित्रण देखते हैं। कर्मभूमि उपन्यास की नायिका सुगदा प्रारंभ में युवक प्रवृत्ति की युवती थी। उसका अमरकांत के बार बार तर्क करना, उसे समझाना, यह दिखाता है कि वह उपन्यास में एक शिक्षित व तर्कशील चरित्र है, जो अमरकांत को परिवार के प्रति उसके दायित्वों का बोध कराते हैं। इसके पीछे भी उसका ही स्वार्थ निहित है। ससुर के तानों को वह सहना नहीं चाहती है। ऐशो आराम में पली बड़ी सुगदा छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिए गए उलाहने सहन नहीं कर पाती और इसलिए अमरकांत को खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए कहती हैं। और देखिए, तो उपन्यास के अंत में यही सुगदा जो वैभव और विलास पर जान देती थी, वह समाज सेविका बन जाती है। सामंतवादी संस्कारों में पलने के कारण जो सुगदा सिद्धांत मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश से विरोधिनी थी, वही सुगदा धर्म की रक्षा गोलियों से होती देखकर उस धर्म का विरोध करने लगती है। और देखिए, तो सुगदा के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रश्न की कड़ी में। कर्मभूमि उपन्यास स्वतंत्रता आंदोलन का दस्तावेज है। इस कथन के आलोक में अमरकांत का चरित्र चित्रण करना है। चरित्र चित्रण करते हैं दोस्तों अमरकांत का, जो इस उपन्यास का नायक है। कर्मभूमि उपन्यास का नायक अमरकांत, जो मध्यम वर्गीय छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है, उसके प्रेम संबंधों से भी उसके चरित्र के विकास को देखा जा सकता है। पिता के विचारों में मतभेद होने के कारण मानसिक दूरी बढ़ती जाती है। सुगदा से भी उसकी दूरी दोनों के अहम भाव से टकराव के कारण होती है। यह दूरी भी उसे धनतंत्र से अरुचि उत्पन्न करती है। पिता से अलग होने के कारण उसकी घर गृहस्थी सुगदा को शिक्षिका के रूप में मिले आय से चलती है, क्योंकि सुगदा को उसका खद्यर बेचना पसंद नहीं। इन सब कारणों से वह सकीना की ओर चला जाता है। सकीना के प्रति उसके प्रेम का औचित्य सिद्ध नहीं होता है और घर छोड़कर देहाती जीवन बिताने लगता है। वहाँ ग्रामीणी को सरलता सहजता के कारण उसमें सामाजिकता का विकास होने लगता है। वह शिक्षा का प्रसार करता है, गांव वालों को मदिरा सेवन व मांस भक्षण से विरक्त करता है। विश्वव्यापी मंदी की स्थिति में लोग लगान चुकाने में असमर्थ होते हैं। इस आंदोलन में अमरकांत उसका नेतृत्व करता है और अंततः समाज सेवा में संलग्न होने पर विद्रोही भाषण देने के जुर्म में जेल जाकर अपनी चरित्र की सार्थकता सिद्ध करता है। मनमथनाथ गुप्त उसके प्रारंभिक चरित्र को देखते हुए उसे ग्लोरीफाइड वेगाबॉन्ड की संज्ञा दे देते हैं। स्वयं प्रेमचंद उसे दिल जले त्यागी की संज्ञा देते हैं, पर अंत में प्रेमचंद अमरकांत के रूप में मानव चरित्र की चित्र को अंकित करते हैं। आगे इसके दो प्रमुख पात्र हैं, मुन्नी और शकीना। इन दोनों के चरित्र चित्रण को देखते हैं दोस्तों। इससे पहले उपन्यास की नायिका के रूप में सुगदा के चारित्र्य विशेषता को देखा। इस अंश में हम मुन्नी और शकीना के चरित्र चित्रण का अंकन करेंगे। मुन्नी उपन्यास की वह पात्र है जिसके साथ पाठकों की संवेदना जुड़ी हुई है।
दो गोरे सिपाहियों द्वारा उसका बलात्कार किया जाता है। अमरकांत और उसके दोस्त उसे बचाने आते हैं। बाद में मुन्नी उन दोनों सिपाहियों की हत्या कर देती है और उसके विरुद्ध अभियान चलता है। जज साहब जब उसके इस हत्या को मानसिक अस्थिरता घोषित कर उसे सज़ा से मुक्त कर देते हैं तो वहाँ उपस्थित लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी उस पूजनीय नारी का सम्मान करना चाहते थे, पर मुन्नी भीतर से टूट चुकी थी। वह कहती है, आज अगर सरकार मुझे छोड़ भी दे, मेरे भाई बहनों मेरे गले में फूलों की माला भी डाल दे, मुझ पर अशरफियों की बरखा भी की जाए, तो क्या यहाँ से मैं अपनी घर जाऊँगी? मैं विवाहित हूँ, मेरा छोटा बच्चा है। क्या मैं उस बच्चे को अपना कह सकती हूँ? क्या अपने पति को अपना कह सकती हूँ? कहीं नहीं। इसके बाद मुन्नी काशी छोड़कर लखनऊ चली जाती है। ट्रेन में उसकी मुलाकात दंपति जोड़े से होती है जिसका 1 साल का बालक था। बालक के मुंह में वह उस दंपति जोड़े के साथ हरिद्वार चली जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों इसी कड़ी में। वहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाती हैं, पर श्रीमती थोड़ी शक्की स्वभाव की थी। उसने मुन्नी पर लांछन लगा दिया और पति को भी उस वहम का जिम्मेदार ठहरा दिया। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मुन्नी वहाँ से भागना चाहती थी, पर अचानक उसकी पति और बच्चा वहाँ आ जाते हैं। मुन्नी उन्हें वापस लौट जाने को कहती है। इसके बाद मुन्नी के जीवन में एक नया मोड़ आता है। इस घटना के बाद मुन्नी गंगा में कूद पड़ती है और चौधरी गुंदर सिंह का बड़ा लड़का सुमेर उसे बचा लेता है। धीरे धीरे उसे मुन्नी से प्रेम होने लगता है, पर मुन्नी के विरोध करने पर वह उससे दूर रहने लगता है। पर एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो जाती है और वह वैद्य को बुलाने गंगा पार जाता है और गंगा में डूब जाता है। तब से मुन्नी चौधरी की बड़ी बहू के रूप में वही रहने लगती है। उपन्यास में मुन्नी की कहानी के आधार पर उसे हम एक बेबाक स्त्री के रूप में देखते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर कुछ कर गुजरने को हौसला रखती है। उन दोनों गोरे सिपाहियों की हत्या ये जाहिर करती है कि समाज में मुन्नी एक ऐसे लोगों के अस्तित्व को मिटा देना चाहती है जो एक स्त्री को भोग्य के अतिरिक्त कुछ ना समझते हैं। उसकी निडरता, बेबाकी, आत्मोत्सर्ग की भावना स्त्री सशक्तिकरण का पथ प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों सकीना का चरित्र चित्रण। सकीना उपन्यास में सकीना का चरित्र पाठकों के समक्ष उभर कर सामने नहीं आता है, ज़्यादा नहीं आता मतलब। उसके चरित्र को हम अमरकांत, सलीमा और सुगदा के संदर्भ में ही पाते हैं। उसका स्वतंत्र अस्तित्व न होने के कारण हम रूढ़िगत मान्यताओं को मान सकते हैं कि वह एक निम्न वर्गीय मुस्लिम समुदाय में से संबंध रखती है और माता पिता का साया न होने के कारण उसकी दादी ही एकमात्र उसका आधार है। उसकी इज्जत ही दादी की एकमात्र जमा पूंजी है। उपन्यास में अमरकांत के प्रणय निवेदन करने से वह भी उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाती है। वह पहली बार सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नजर आती है। वह अपनी दादी का त्याग कर देना चाहती है, जिन्हें उनकी पोती की खुशी से ज़्यादा समाज की परवाह होती है। ये देखिए तो दोस्तों आगे अमरकांत यहाँ भी अपनी दुर्बलता का परिचय देकर सकीना को उसके हाल पर छोड़ चला जाता है। अमरकांत के बाद सकीना की दुनिया में उमंग का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। वह बीमार रहने लगी थी। एक दिन सुगदा उससे मिलने आती है। सुगदा को सकीना से सच्ची सहानुभूति थी। उससे बात कर सुगदा प्रेम के अर्थ को समझती है। सकीना कहती है, सभी ने मुझे दिल बहलाव की चीज़ समझा और मेरी गरीबी से अपना मतलब निकालना चाहा। अगर किसी ने मुझे इज्जत की निगाह से देखा तो वह बाबूजी थे। सकीना की बात का सुगदा पर ऐसा प्रभाव हुआ कि सकीना के प्रति उसकी सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। सकीना भी अमर के इंतज़ार में जीवन काटती है और जब सलीम सकीना से निगाह करने की इच्छा जाहिर करता है तो वह तब भी उससे अमरकांत की राय लेने को कहती है। सकीना उपन्यास में देखिए एक ऐसे चरित्र के रूप में पाठकों के सम्मुख आती है जिसने न केवल प्रेम की परिभाषा को सार्थक सिद्ध किया, अपितु सुगदा और अमरकांत के गृहस्थ जीवन को नई दिशा देने का भी कार्य किया है। दोस्तों अब देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या, कर्मभूमि की सप्रसंग व्याख्या। आपका एक प्रश्न था जो देवी रखा PYQ, उसमें ये पंक्ति दे रखी थी, तो इसकी मैं सप्रसंग व्याख्या करता हूँ। जैसे
पंक्ति है, शांति कुमार ने आवेश ने से कहा, कहीं नहीं शास्त्र में यह लिखा है कि घी में चर्बी मिलाकर बेचो, टेनी मारो, रिश्वतें खाओ, आंखों में धूल झोंको, और जो तुमसे बलवान है उनके चरण धो धोकर पियो। चाहे वह शास्त्र को पैरों से ठुकराते हो तो तुम्हारे शास्त्र में यह लिखा है तो यह करो। हमारे शास्त्र में तो यह लिखा है कि भगवान की दृष्टि में न कोई छोटा है न बड़ा, ना कोई शुद्ध है और ना कोई अशुद्ध, उसकी गोद सबके लिए खुली हुई है। तो ये पंक्ति दोस्तों। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। पहले आते हैं संदर्भ पर। यह देखते हैं दोस्तों, यह उदाहरण प्रेमचंद के प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास कर्मभूमि से लिया गया है। यह उपन्यास भारतीय समाज में व्याप्त जात पात, शोषण, अन्याय और धार्मिक पाखंड के विरुद्ध एक साहसी आवाज़ है। उपयुक्त संवाद उपन्यास के पात्र शांति कुमार के माध्यम से धार्मिक आडंबर और सामाजिक असमानता पर तीव्र प्रहार करता है। दोस्तों इसके प्रसंग को देखते हैं। यह संवाद उस समय का है जब शांति कुमार, जो समाज सुधारक और नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, पाखंडी धर्माचार्यों और रूढ़िवादी विचारों से टकराता है। जब धार्मिक ठेकेदारों द्वारा शास्त्रों के नाम पर भ्रष्टाचार और अन्याय को उचित ठहराया जाता है, तब वह इस प्रकार के शास्त्रों की आलोचना करता है और सच्चे धार्मिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। शांति कुमार के इस कथन में गहरी सामाजिक आलोचना छिपी है। वह आवेश में उन लोगों को ललकारते हैं जो धर्म और शास्त्रों की आड़ में भ्रष्ट आचरण को वैध ठहराते हैं। उनके अनुसार यदि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि घी में चर्बी मिलाओ, रिश्वत खाओ और बलवानों में के आगे सिर झुकाओ, तो ऐसे शास्त्रों का कोई मूल्य नहीं है। वह ऐसे धर्म को अस्वीकार करते हैं जो अन्याय और असमानता को बढ़ावा देते हैं। वह आगे कहते हैं कि उनके शास्त्रों में तो सबके लिए असमानता की बात की गई है। वहाँ न कोई नीच है, न कोई ऊंच, न कोई पवित्र है, न कोई अपवित्र है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है और उसके प्रेम सबको मिलता है। यह विचार प्रेमचंद की मान्य दृष्टि को दर्शाता है, जो सच्चे धर्म की दृष्टि की खोज में है, जहाँ करुणा, समानता और न्याय है। तो दोस्तों अब इसकी विशेष को समझने का प्रयास करते हैं। विशेष में प्रमुखतः दो बिंदु आते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव में हम उसमें क्या भाव निहित हैं और कला पक्ष में उसके अंदर क्या महत्वता कला है, क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, टूल्स। यह पंक्ति सामाजिक पाखंड और धार्मिक आडंबर के विरुद्ध गुस्से और आक्रोश से भरी है। इसमें मानवीय समानता, सच्चे धर्म और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की भावना है। यह संवाद धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचारों के प्रति जन चेतना जगाने का कार्य करता है। शांति कुमार की वाणी में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, लेकिन पाखंडी धर्म के प्रति तीव्र विरोध है। कला पक्ष में आप देख सकते हैं दोस्तों, भाषा प्रभावशाली और प्रवाहात्मक है, जिसमें तर्क और व्यंग्य दोनों हैं। संवाद शैली में सहजता और के साथ साथ तीव्रता भी है, जो पाठक को झकझोर देती है। प्रेमचंद ने पात्र की भावनाओं को इतनी गहराई से व्यक्त किया है कि पाठक स्वतः ही उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। संवाद में घी में चर्बी, रिश्वत, आंखों में धूल झोंको जैसे प्रतीकों के माध्यम से व्यवहारिक जीवन के भ्रष्ट आचरण को उजागर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा प्रयास किया कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद के को समझने का। अब इसी के साथ हम 4th यूनिट पर आ चुके हैं, जो है उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। ये देखिए प्रश्न की, तो राग दरबारी उपन्यास में निहित व्यंग्यात्मक यथार्थ को स्पष्ट करना है और राग दरबारी उपन्यास में ग्रामीण जीवन को समझना है। तो ये सभी मैंने एक इस संक्षिप्त कंटेंट में निरूपित किया है। हालांकि पूरा उपन्यास मैं वही पुनः दोहराऊंगा, होना संभव नहीं है, तो इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार हैं और राग दरबारी उनकी कालजयी रचना है। देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों की श्रृंखला में राग दरबारी का महत्वपूर्ण स्थान है। शिव पालंगंज श्रीलाल शुक्ल जी के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी का गांव है। उपन्यास की कथा का संपूर्ण ताना बाना शिव पालगंज को लेकर ही बुना गया है। शिव पालगंज उत्तर प्रदेश में स्थित एक गांव है, जिसमें इंटर कॉलेज को ऑपरेटिव सोसाइटी, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, डाकघर, थाना, कचहरी, तहसील आदि वह सब है जो एक छोटे शहर या कस्बे में होता है। इस प्रकार देखें तो शिवपालगंज केवल गांव नहीं, गांव और शहर को मिलाकर जुलाकर रूप है। देखते हैं आगे। भारत गांव का देश है और शिवपालगंज देश के सारे गांव का प्रतीक है।
इस दृष्टि से शिवपालगंज केवल एक गांव नहीं है, ये समस्त भारत का प्रतीक है। धर्म, अर्थ, शिक्षा, राजनीति, किसी भी क्षेत्र में जो कुछ भी होता है या हो रहा है वह सब शिवपालगंज में होता है। उपन्यासकार के शब्दों में जो यहाँ है वह सब जगह है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है का प्रयोग आपको अधिक लुभाता है। गोपाल राय लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी घटनाओं के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है राग दरबारी जिसमें व्यंग्य और संपूर्णता और विस्तार के साथ देश, समाज और व्यक्ति से जुड़ी समस्याओं के यथार्थ और प्रभावशाली चित्र उकेरता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में आए विचार वैभिन्न, विसंगति, भ्रष्टाचार, अन्याय, विवशता, अमानुषिकता, नैराश्य, संस्कारहीनता, चुनाव में हेराफेरी, तिकड़मबाजी, रिश्तखोरी, भाई भतीजावाद, गुटबंदी, चोरी डकैती आदि पर क्रूर व्यंग्य किया गया है। इन सभी पर क्रूर व्यंग्य हमें देखने को मिलता है दोस्तों इस उपन्यास में। कुंवर नारायण के शब्दों में राग दरबारी निश्चय ही हिंदी साहित्य की उन श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से है जिसमें व्यंग्य प्रधान उपन्यासों को शास्त्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक गंभीर व्यंग्य रचना के रूप में राग दरबारी का मन पर गहरा प्रभाव छूटता है। आगे देखते हो दोस्तों, इसी घड़ी में हिंदी में व्यंग्य उपन्यास की शुरुआत एक तरह से शिवलाल शुक्र के ही राग दरबारी उपन्यास से मानी जाती है। राग दरबारी उपन्यास व्यंग्य मात्र न होकर जीवन की से सत्य से अपने आप से जीवंत और प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। राग दरबारी उपन्यास गांव की जिंदगी का दस्तावेज है। सामाजिक, राजनीतिक दुराचारों और यथार्थ के अंतर्विरोधी पक्षों के वर्णन में तीक्ष्ण संवेदना और व्यंग्यात्मक की पैनी धार को प्रौढ़ रूप से विकसित करने की विशिष्टता राग दरबारी को अपनी मौलिकता है। अकेला राग दरबारी अपने आप में पूरे देश के साथ कथ्य विकास, सामंतशाही का भेद, सपना और बदलते ग्रामीण आचरण का निचोड़ रस है। यह व्यंग्य प्रधान उपन्यास शास्त्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचकर एक गंभीर व्यंग्य के रूप में सबको आकर्षित करता है। देखते हैं आगे। राग दरबारी उपन्यासकार स्वतंत्रता पूर्व की राजनीति से स्वातंत्र्योत्तर राजनीति के विभिन्न रूपों को विभिन्न प्रकार से दिखाता है। ग्रामीण परिवेश की राजनीति स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार परिवर्तन लाती है और एक विकृत और विरूप समाज की तस्वीरें पाठकों के सम्मुख प्रकट करता है। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्र प्रेम निष्काम था, उसके कोई स्वहित भावना था। वह भावना स्वतंत्रता प्राप्त होते ही सत्ता प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित हो गई, एक नैतिकता और चारित्रिकता अनैतिकता में बदल गई। राजनीति में अवसरवादिता का इतना अधिक प्रचलन बढ़ गया कि जब भी किसी नेता को अपना कहीं भी लाभ दृष्टिगत होता है वह उसी ओर चल देता है, उसी गुट में सम्मिलित हो जाता है। अवसरवादिता और स्वार्थ लिप्सा में डूबे ऐसे ही लोगों के कारण आज का राजनीतिक परिवेश और राजनीति न केवल दूषित हुई बल्कि अधपतित भी हो गई है। वैद्य जी जो कि इस उपन्यास के सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र है, ऐसे ही एक अवसरवादी नेता है जो पराधीन भारत में अंग्रेजों के भक्त थे और स्वाधीन भारत में देशी अधिकारियों के अटल भक्त हैं। और इसी भक्ति और चाटुकारिता के बल पर वह शिवपालगंज गांव के एक छत्र नेता के रूप में कामयाब रहते हैं। राजनीति में अवसरवादिता का भूत सवार होने के जीवन मूल्य का लक्ष्य बिगड़ कर रखता दिखाई देता है। पदलोलुपता समाज में इस कदर घर कर गई है कि अयोग्य और असहज होते हुए व्यक्ति पद छोड़ना नहीं चाहता। सत्ता सुख की चाह में न केवल वह नवीन प्रतिभागियों का शोषण करता है बल्कि देशोन्नति के पथ में बाधक भी बनता है। यह पदलोलुपता इस हद तक बढ़ गई है कि वैद्य जी को आज का युवा वर्ग निकम्मा नजर आता है। यद्यपि सत्ता लोलुप नेताओं की तरह वे भी बूढ़े होने के उपरांत जोक की तरह सत्ता से चिपके हैं। भ्रष्टाचार को एक नैतिक मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने में वैद्य जी की सबसे
अहम भूमिका है। वैद्य जी के जीवन व्यवहार का हर एक पहलू एक खास तरह के सामाजिक विसंगति को उजागर करता है। इंसानियत का प्रयोग शिवपालगंज में उसी तरह चुस्ती और चालाकी का लक्षण माना जाता है जिस तरह राजनीति में नैतिकता का। आगे देखते हैं दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास में शिक्षा संस्थानों और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों का व्यापक रूप में अभिव्यक्त हुई है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में वहाँ के राष्ट्रीय चेतना की आत्मा का वास होता है। इन शिक्षा संस्थानों में ही भावी नेतृत्व विकसित होता है। लेकिन स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा के स्तर पर ग्रामीण और नगरीय परिवेश का भेद रहा। शैक्षणिक सुविधाओं का जितना विकास नगरों में हुआ उतना गाँव में नहीं हुआ। शुक्ल जी की टिप्पणी को देखिए दोस्तों, यहाँ हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह राजनीति से नफरत करते थे। राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी जी की तरह अपनी राजनीति पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था क्योंकि वह वहाँ नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार भी किया। ये वैद्य जी का चारित्रिक चित्रण दिखता है हमें कहीं ना कहीं कि वैद्य जी का स्वभाव कैसा था, वह किस प्रकार के व्यक्ति थे। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ राग दरबारी उपन्यास में भ्रष्टाचार का जो देखता है नैतिक और सामाजिक रूप से उचित ठहराने वाले निम्न पूंजीवादी मानसिकता को अनेक घटना प्रसंगों के माध्यम से प्रतिबिंबित किया है। वैद्य जी प्रिंसिपल रामधीन हो या पुलिस और तहसील कर्मचारी नैतिकता, सत्य और धर्म के अपने अपने यार हैं। अतः कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में व्यंग्य को आधार बनाकर देश, समाज और राजनीतिक नेताओं, व्यक्तियों से जुड़ी समस्याओं का यथार्थ और प्रभावशाली चित्रण किया है। इसके निष्कर्ष को देखिए दोस्तों, राग दरबारी में चित्रित स्वातंत्र्योत्तर भारत का यथार्थ सामाजिक राजनीतिक परिवेश में व्याप्त है। श्रीलाल शुक्ल ने राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति आदि का ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा जो राग दरबारी में व्यंग्यात्मक रूप में व्यक्त ना हुआ हो। तो दोस्तों अब हम राग दरबारी के प्रमुख उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। राग दरबारी पढ़ने के बाद पाठक अपनी और समाज की व्यवस्था पर दास्ता का सा लगता है, पर यही निरीहता उसमें व्यवस्था बदलाव की एक बेचैनी भी पैदा करती है। भारतीय समाज के हर मूल्य को जानने, समझने और परखने की इच्छा जागृत होती है। वह हर मूल्य को अपने मूल्यों से तोलने पर बाध्य हो जाता है और जीवन के सही मूल्यों को पाने का सही रास्ता ढूंढने लगता है। जिन समस्याओं को श्रीलाल शुक्ल ने इतने वर्षों पहले उजागर किया, वह समस्याएं तो हमें आज भी वैसे ही दिखाई देती है। रंगनाथ शहर से गांव आता है। गांव के प्रति उसकी आदर्श धारणाएं प्रत्यक्ष अनुभव से बदलती है। उपन्यास में रंगनाथ गांव की विविध घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी है। उसका गांव से उबकर शहर की ओर पलायन विषय वस्तु का समापन है। उपन्यास में एक शोध छात्र के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर गांव के बदलते परिवेश, मूल्य, धारणाएं, राजनीतिक प्रभाव, शोषण के नीचे तरीकों को सजगता से प्रस्तुत किया गया है। लेखक शोषण के कार्य में मीमांसा करते हुए यथार्थ का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ उससे उपन्यास साकार भी होता है। आगे देखते हैं। इस उपन्यास इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल जी ने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि मानव जीवन के सभी पक्षों की विसंगतियों को अपने व्यंग्य के आधार पर बनाया। उन्होंने अपने समय के सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित भी किया है इस उपन्यास में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया राग दरबारी, जो मैंने आपको संपूर्ण सारांश बताने का पूरा प्रयास किया। आशा है कि आपको अवश्य समझ आया होगा और आप परीक्षा में अच्छा कर रहेंगे। इसी के साथ आप यदि अंत तक बने रहें तो आपका हार्दिक धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आपको PDF का लिंक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर उसको आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल पर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।